जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनको बहुत आपको बनाना सिखा देंगे, ये हमारा दावा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आप इस वीडियो में सभी पिछले वर्षों के प्रश्नों को ही देखेंगे। सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीकों से और जल्दी बनाना हम सीखेंगे। सभी प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में लिखा गया है और हमारा ये प्रयास है, ये कोशिश है कि आप बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। इसके साथ ही अपने गणित की बेहतर समझ को विकसित करने की मैं 100% कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा आज का पहला सवाल इस वीडियो का कि 92/115 का सरलतम रूप है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर ये प्रश्न पहला वाला जो प्रश्न है ये गलत है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये प्रश्न ही गलत है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो आपको बता दें, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्या पूछे या दो अपरिमेय संख्या पूछे, उनके बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है कि अनंत। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए है 7/88, ऑप्शन बी है 13/210, ऑप्शन सी है 15/1600 और ऑप्शन डी है 17/110। चलिए इसको इंग्लिश में पढ़कर समझते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ऑप्शन ए आपको समझ में आ गया है 7 क्या है 88 है। ऑप्शन बी 13/210 है। ऑप्शन सी 15/1600 है और ऑप्शन डी 17/110 है। आपको बता दें कि शांत और अशांत जब भी प्रश्न पूछे तो उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को ये देखना है कि ऑप्शन कभी कटने वाला तो और नहीं है। अगर और कटने वाला होगा तो उसको पहले काटेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए जो है कह रहा है कि 7/88। ये देखिए 7/88 है, इसको देखेंगे। अगर हम इसको फैक्टर करेंगे, इसके जो हर होते हैं यानी डिनोमिनेटर जो होते हैं उसका अगर हर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ सकता है, यानी 11 × 8। और चूंकि हम जानते हैं 11 जो है इसको अगर हम किसी से भाग लगाएंगे तो ये 7 में भाग लगाने पर ये पूरी तरह से काटेगा नहीं। एक चीज और हम समझते हैं, देखिए जब भी शांत और अशांत का एक गुण है, आप हमेशा याद रखिएगा कि हम उसके हर का क्या करते हैं जी, फैक्टर करते हैं। और हर में यानी बट्टा में 2 के पावर n आए या 5 के पावर n आए या केवल 2 के पावर n आए या केवल 5 के पावर n आए, तभी वो शांत दशमलव प्रसार होगा। नहीं तो इसमें अगर कोई भी अंक आ जाए, जैसे यहाँ पर कोई आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 3,
तो ये दशमलव प्रसार जो होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा जी, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए यहां से जैसे ही प्रश्न देख रहे हैं, तो पहला प्रश्न ऑप्शन जो है 7/88 है, इसमें 11/8/88 यानी 11 आ गया, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट बी जो है 13/210 है। देखिए 210 का जब फैक्टर आप कीजिएगा, 210 के जब फैक्टर कीजिएगा तो इसमें जो होगा 210 में, तो देखिए 7 गुने 3 गुने 10 हो जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जी, अशांत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिएगा, तो ऑप्शन सी में है 1600, तो देखिए 1600 का क्या करिएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो ये 4 गुने 100 होगा। यहाँ पर देखिए जो 4 है इसको 2 गुने 2 कर सकते हैं, और ये 100 है इसको 5 गुने 2 कर सकते हैं, यानी कि 5 के जो पावर के रूप में हो सकता है, ये 2 के पावर के रूप में हो सकता है, अतः ये हो सकता है शांत दशमलव प्रसार। अतः हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 4 नंबर की बहुपद जो dy है, dy स्क्वायर है, dy स्क्वायर है, जो ऑप्शन डी प्रश्न है कि dy स्क्वायर प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल। देखिए आपको बता दें कि जब भी शून्यकों का गुणनफल देखना हो तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो यहाँ पर हम सी देखते हैं, तो सी देखिए हमारा क्या हो सकता है, तो सी जो होता है अचर पद होता है, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ ए लिखेंगे, अब बटा जो ए का रोल कर रहा है वो क्या है, डी है। अतः हमारा जो आंसर में अब हम खोजेंगे कि ए बटा डी कौन होता है, कहाँ है, किस ऑप्शन में है, तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसी में है, ए बटा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि रूट अंडर जो 18 है का परिमेयकरण गुणांक है, परिमेयकरण गुणांक है। कह रहा है कि द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 18 इज, यानी क्या हो सकता है, तो देखिए जब भी रूट 18 है तो इसको रूट हटाने की क्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होता है, उसी को क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग कहते हैं। यानी किस तरह से रूट हटा दिया जाए, तो 18 के रूट को हटाने के लिए रूट 18 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अतः हमारा जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा रूट 18। हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, यानी रूट 18 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप पहले अभाज्य संख्या के डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें केवल एक और वही संख्या से भाग लगे, यानी स्वयं संख्या से भाग लगे और किसी दूसरी संख्या से भाग लगे ही नहीं लगे। इसका एक डिफिनीशन और भी है कि आप ये कह सकते हैं इसी को कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और दूसरा स्वयं वही संख्या, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए एक जो है, एक तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके तो केवल एक ही फैक्टर है, एक, दूसरा कुछ है नहीं, इसलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो नेक्स्ट क्या है जी, तो 2 है। तो 2 में देखिए केवल 1 से भाग लगेगा और केवल 2 से भाग लगेगा, अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है जी, 2 है। अतः हमारा आंसर जो हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी कि 2। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कह रहा है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो यानी निगेटिव नहीं हो, उसमें माइनस नहीं लगा हो, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि r b से बड़ा है। अब देखिए, अब यहां पर समझते हैं ये क्या होता है जी। तो ये जो होता है जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं, यानी कि ये क्या हो गया जी, तो ये भाज्य हो गया। ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। b क्या होता है जी, तो ये जिससे हम लोग भाग देते हैं, यानी ये क्या है, तो भाजक है। और q क्या होता है जी, तो जितना बार भाग लगाते हैं, भाग लगाने के लिए जितना बार पहरा पड़ते हैं उसका वही q होता है, यानी ये क्या हो गया जी, तो भागफल हो गया। ये क्या हो गया, भागफल हो गया ये। और r क्या होता है, तो r जो होता है शेषफल होता है। ये क्या होता है, शेषफल होता है। तो अब यहां से समझिए, r जो है शेषफल है, तो शेषफल हमेशा इन तीनों से क्या होता है जी, छोटा होता है। शेषफल हमेशा इन तीनों से छोटा होता है। अतः हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, तो देखिए पहल का ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कह रहा है b से बड़ा है r। चलिए दूसरा का ऑप्शन कह रहा है कि 0 से छोटा। देखिए 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं। चलिए आगे कह रहा है b r छोटा है b से, r जो है b से क्या है, छोटा है, इससे ई का है तो छोटा है। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, सी ही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेशनल नंबर, यानी इसमें यह देखना है कि कौन रेशनल नंबर है। तो देखिए रेशनल नंबर का हम लोग क्या पढ़े हैं डिफिनीशन, कि वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ शर्त है कि जो Q होनी चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए जी, तो पूर्णांक होना चाहिए। P और Q का होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए, तभी हम उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं, यानी रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन जब हम देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है कह रहा है कि 4 प्लस रूट 3, बी कह रहा है कि रूट 7, तो देखिए बी होगा नहीं। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि कभी भी कोई भी अगर कोई एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उनका चाहे जोड़ हो, चाहे उनका घटाव हो, चाहे उनमें गुना हो और चाहे उनमें भाग हो, हमेशा वो क्या बन जाते हैं, तो अपरिमेय संख्या ही बन जाते हैं। अतः हमारा ए भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है रूट 8। तो देखिए रूट 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, रूट अंडर 4 गुने 2। वहां पर 4 का तो वर्गमूल 2 निकाल दीजिएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः रूट 8 भी अपरिमेय संख्या है। यहां पर डी ऑप्शन जो है इसमें देखिए ऊपर भी रूट 5 है और नीचे भी रूट 5 है, अतः ये रूट 5 से रूट 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मान लीजिए कि रूट 5 है और नीचे भी रूट 5 है, तो क्या हो जाएगा, तो रूट 5 से रूट 5 कटेगा तो बचेगा खाली 6। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी क्या है जी, तो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों धनात्मक, ऑप्शन बी कह रहा है दोनों ऋणात्मक होगा, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों बराबर होगा, ऑप्शन डी कह रहा है एक धनात्मक होगा तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 आर। ऑप्शन ए कह रहा है बोथ पॉजिटिव, ऑप्शन बी कह रहा है बोथ निगेटिव, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ इक्वल, ऑप्शन डी कह रहा है वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव। तो देखिए आपको ये पता करना होगा कि कब बराबर होगा, कब दोनों पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी, तो डी निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा जी, तो डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा और माइनस 4 और ए का रोल करने वाला 1 और सी का रोल करने वाला 35, यानी यहाँ पर आएगा 144 और यहाँ आ जाएगा 140, घटाइएगा तो आएगा 4। अतः आप कह सकते हैं कि इसके जो आंसर होंगे वो बराबर तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बराबर कब होगा, जब d बराबर 0 होता है, और इसका कोई हल होगा ही नहीं। कब? जब d से ये 0 से d क्या हो जाएगा जी, छोटा हो जाएगा, तो इसका कोई हल होगा ही नहीं, कि कोई इसका वास्तविक हल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर d जो है 0 से क्या है जी, तो बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं इसके एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हल हो सकता है, यानी शून्यक हो सकता है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय कौन होगा, जॉन रूट में ही रह जाएगा। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। कह रहा है कि रूट अंडर 121, ऑप्शन बी है रूट अंडर 196, ऑप्शन सी है रूट अंडर 27 और ऑप्शन डी है रूट अंडर 289। तो देखिए रूट अंडर 121 का जो वर्गमूल होता है वो 11 हो जाता है। रूट अंडर 196 का जो वर्गमूल होता है वो 14 हो जाता है। रूट अंडर 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। तो हमारा बचा ऑप्शन सी, यानी कि रूट अंडर 27। अब आपको हम ये बताते हैं कि रूट अंडर 27 काहे होगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए रूट 27 को आप लिख सकते हैं 9 गुने 3, रूट अंडर 9 गुने 3। जहां पर आप 9 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं लेकिन 3 का नहीं निकाल सकते हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो, जोड़ हो, घटाव हो या भाग हो, तो उसको भी हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। अतः हमारा आंसर जो होगा अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये 5y स्क्वायर माइनस जो 25 है, इसको शून्यक जब भी निकालना हो तो 0 के बराबर करते हैं। और यहाँ पर देखिए 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर अब ये चलेगा इस तरह से, और ये 5 देखिए यहाँ पर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो y स्क्वायर बराबर
वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग करिए, किसी भी संख्या से गुना करिए, 0 ही आता है। अतः हम इसको क्या करेंगे, अब 5 को उधर ले जाएंगे तो 5, अब देखिए इधर वाई बचा और उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब रूट 5 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए एगो प्लस में होगा और एगो माइनस में हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 माइनस 5, तो ये तो होगा नहीं। अब रूट 5 और माइनस रूट 5 कौना में है, ये देखिए, तो ये जो दिया है हमारा ऑप्शन सी में है। अतः हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 11 नंबर का। चलिए प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं 12 नंबर। कह रहा है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दे दिया है। योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, योग दिया है इसका मतलब क्या दिया है जी, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है जी, तो 3 दिया है। और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया है, ई कितना दिया है जी, तो -40 दे दिया है, -40 दिया है। तो चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि द्विघाती बहुपद हैं, तो द्विघाती बहुपद के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये बहुपद है, इसलिए हम क्या करेंगे जी, बहुपद की बात जब भी कहे तो हम बहुपद की बात कहे तो बराबर में 0 नहीं लगाएंगे, वही समीकरण का आता तो हम बराबर में 0 लगाते। चलिए तो यहाँ पर भरिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस इसका वैल्यू 3 है और एक्स हो गया और इसका वैल्यू -40 है। अतः आप यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस यानी 40, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। चलिए देखते हैं ऑप्शन कितने में है ये, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको याद क्या रखना है, जब भी आपको शून्यकों का योग दे, शून्यकों का गुणनफल दे, तो फॉर्मूला क्या याद रखना है जी लिखने का, तो एक्स स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद का ये सूत्र है। अब देखिए कभी कभी बट्टा में 4 आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग घेर देंगे इस तरह से और यहाँ पर क्या लगाते हैं जी, के लगाते हैं। के जो होता है नियतांक होता है, जितना बट्टा में होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं के का वैल्यू और सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो बट्टा वाला बट्टा से क्या हो जाएगा, के से कट जाता है। तो चलिए आगे का प्रश्न जो कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का है, क्या है जी, तो ऑप्शन ए कह रहा है एगो हल है, ऑप्शन बी कह रहा है दूगो हल है, ऑप्शन सी कह रहा है कोई हल नहीं है और ऑप्शन डी कह रहा है अनगिनत हल है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब चलिए अंग्रेजी में इसी को पढ़ते हैं। कह रहा है कि द पेयर ऑफ द इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल 4 एंड 2x प्लस 4y इक्वल 8 हैज ऑप्शन ए 1 solution, ऑप्शन बी 2 solutions, ऑप्शन सी नो solution, ऑप्शन डी इन्फिनिटली मेनी solutions। चलिए अब ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आप इसको किस तरह से बहुत ही आसानी से हल कीजिएगा, तो आपका काम ये है कि दोनों समीकरण को लिखिएगा। प्रश्न में तो लिखा ही हुआ है बराबर 4, इसके नीचे ही लिखिएगा ये 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब यहाँ देखना है, और देखो सब में क्या है जी, इसका 2 गुना है ये, इसका 2 गुना है और इसका 2 गुना है, यानी a का 2 गुना है ये 1/2 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो इससे
तो 1/2 ही आ जाएगा, और इसको भी काटेंगे तो ये भी 1/2 ही आएगा, यानी सबके सब बराबर हैं। तो आप यहाँ पर समझिए कि A1/A2 आ जाए बराबर B1/B2 आ जाए बराबर C1/C2 आ जाए, तो जो समीकरण युग्म होता है उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगर यहाँ पर रेखाएं की बात करता कि रेखाएं जो है समानांतर है कि प्रतिच्छेदी है या समपाती है, तो हम कहते हैं कि रेखाएं क्या है जी, समपाती है। रेखाएं क्या हो जाएगी जी, समपाती हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। समीकरण फटाक से कर देख लीजिएगा, जो x का गुणांक है वो दोनों में कितना का अनुपात बन रहा है, जो y के गुणांक के अनुपात हैं वो कितना हो रहे हैं, और जो अचर पद यानी c के अनुपात हैं वो कितने बन रहे हैं। अगर तीनों अनुपात बराबर हैं तो क्या होंगे जी, हल अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, रेखाएं समपाती होगी, ठीक है, और ये समीकरण जो है संगत होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कह रहा है कि यदि 14 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a b का मान होगा। तो कह रहा है कि b का मान होगा, ठीक है, व्युत्क्रम हो, शून्यक जो है एक दूसरे के क्या है जी, तो व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर का है 1/बीटा है, तो हमको क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। चलिए इतनी बात ध्यान रखिए, जब हमको b का वैल्यू निकालना है, यहां से एक चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, ठीक है। b चूंकि c के जगह पर है इसीलिए हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब चूंकि देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, यहाँ पर हम लोग रखते हैं अल्फा के जगह पर 1/ ये देखिए बीटा इंटू बीटा बराबर ये हो जाएगा, c का वैल्यू कितना है जी, तो -b है, तो -b रख देंगे, और a का वैल्यू कितना है जी, तो 1 है, तो 1 रखेंगे। ये देखिए बीटा से बीटा का हो गया जी, तो कट गया, तो ये माइनस जो है इधर आ जाएगा, 1/, में इधर आएगा गुना होगा तो 1 ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है यानी कि b बराबर आंसर आ गया -1। अतः ऑप्शन में हम खोजते हैं, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में -1 है, अतः हमारा आंसर का हो गया जी -1 हो गया। चलिए कितना जल्दी आप आंसर बना सकते हैं देखिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न फिर से समझते हैं। कह रहा था कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है शून्य, तो अल्फा मान लेंगे 1/बीटा, और अल्फा इंटू बीटा चूंकि एक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो रिलेशन जो पूछ रहा है बीटा बी का वैल्यू पूछ रहा है, बी जो है सी के जगह पर है, इसीलिए सी वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और हम लिख दिया अल्फा के जगह पर 1/बीटा, बीटा से बीटा कट गया, यहाँ पर जो -b आया जो यहाँ पर रखा हुआ था जो इक्वेशन में था हम लिख दिए हैं, और यहाँ से हमारा b का वैल्यू आ गया -1। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है, यानी अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज। तो देखिए आपको हमेशा याद रखिएगा कि जो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये अर्धवृत्त का कोण तो ये ऐसे होता है, और इससे जो भी कोण बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे ये 90 डिग्री का कोण होगा, कि अर्धवृत्त का जो कोण होगा हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा सवाल जो है ये कह रहा है
कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहां ए नॉट इक्वल 0 के वास्तविक मूल नहीं है। देखिए इसके वास्तविक मूल है ही नहीं, तो वास्तविक मूल कब नहीं होता है? तो वास्तविक मूल कब नहीं होता है? जब d का वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो हम क्या निकालेंगे जी? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लिखेंगे। अब यहां से ऑप्शन नंबर देखिए, यहां पर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़का है। अरे 0 से बड़का कैसे हो सकता है? हमारा आंसर तो कह रहा है कि 0 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए अब छोटा कौना में ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी, ध्यान से देखिए ऑप्शन डी में छोटा दिखा रहा है, इसका मतलब यही सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल हो, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि 1 बटा अल्फा जो है, 1 बटा अल्फा जो है और प्लस 1 बटा बीटा है, एलसीएम जैसे निकालिएगा तो ये नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। और देखिए आप बीटा प्लस अल्फा लिखिएगा, बीटा प्लस अल्फा लिखिएगा, तो अब अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो आसानी से। अब हमको क्या चाहिए? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। हम इसको कहाँ से लाएंगे? तो इस समीकरण दिया है ना, यहीं से लाएंगे। तो चलिए लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होगा तो होता है माइनस बी बटा ए। अब चलिए समीकरण यहाँ से देखते हैं, और कह रहा है एक बी का रोल कह रहा है कि -1, तो चूंकि माइनस यहाँ पर फॉर्मूला में भी है और -1 यहाँ भी हो गया, ठीक है, -1 यहाँ भी हो गया, और ए का रोल कह रहा है कि 2 है। चलिए कोनो बात नहीं है, माइनस माइनस ये कहाँ हो जाएगा? ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस, यानी 1/2 हो गया। अब आ गया अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अब देखिए सी का रोल कौन कर रहा है? तो -6, और ए का रोल कौन कर रहा है? 2। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा -3। अतः हमारा जो अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे जी? तो यहाँ, तो 1/2 ऊपर लिखाएगा, और कलर चेंज कर दिया जाए ताकि समझ में आएगा। 1/3 ऊपर लिखा जाएगा, 1/3 क्या करेंगे जी? ऊपर लिखेंगे, सॉरी 1/2 ऊपर लिखेंगे और बट्टा में -3 लिखेंगे। जैसे ही पलटेगा तो 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा जी? तो -6। तो माइनस को हम लोग कहाँ लिखते हैं जी? तो ऊपर लिख देते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन खोजिए, -1/6 कौना में है? कौना में है? कौना में है? तो डी में है। तो यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा जी? डी सही हो जाएगा। यही अंग्रेजी में कह रहा था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा इक्वल टू क्या होगा? चलिए आपको ये तरीका समझ में आ गया। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, और यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा था उसका एलसीएम लेंगे तो फटाक सकन हो जाएगा, और उसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका एकदम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम समझते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है, अच्छा इसमें प्रश्न था पहले, चलिए यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि समानांतर श्रेणी जो है, समानांतर श्रेणी का कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद। तो देखिए जैसा अभी सवाल पूछे तो आप क्या कीजिएगा? तो आपका काम है कि आप कीजिएगा, पहले ए लिखिएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो गया जी? तो -3 हो गया। उसके बाद आपको डी निकालना पड़ेगा, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 का वैल्यू कितना है जी? तो 4 है।
4 माइनस A1 का वैल्यू कितना है जी, तो यहाँ पर -3 है, तो -3 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 और 3 7 आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर नहीं होगा, ये डी का वैल्यू हमारा 7 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, तो एन का 21वां पद पूछ रहा है, तो ए 21 बताना है, तो ए प्लस क्या होता है जी, तो 20 डी होता है। यहाँ से पुट करेंगे -3 प्लस 20 गुने 7, यानी क्या आएगा जी, -3 और 7 दूना क्या हो जाएगा 14, पर एगो 0। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ से आप जैसे ही घटाइएगा तो 140 में से 3 घटाइएगा तो 100 क्या आएगा जी, तो 37 आ जाएगा। प्लस की संख्या अधिक है इसलिए हमारा आंसर भी प्लस में होगा, यानी ऑप्शन अब देखना है कि किस में आएगा, 137 देखना है। क्या देखना है, 137। देखिए 137 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है जी, तो डी है 137, अतः हमारा आंसर जो होगा 137 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न ये देखते हैं, करण निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आपको बता दें द्विघात समीकरण तभी होता है, द्विघात समीकरण तभी होता है जब उस समीकरण का जो चर होता है उसका अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, तो अब उसको हमको कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का देखिए व्यापक रूप पूछता है, तो आप याद रखिएगा हमेशा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए। समीकरण कहेगा तो 0 और बहुपद कहेगा तो e बराबर 0 हटा दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा बहुपद। यहाँ पर देखिए आप कि जो x² है, x² जो है यहाँ पर यानी ये जो होगा ये हमारा क्या हो गया जी, तो व्यापक रूप हो गया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। चलिए इसमें कौन फॉलो करता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, ये इसको हटा दिया जाए। चलिए यहां पर ये देखते हैं, अब कह रहा है कि x के पावर q माइनस x² बराबर x माइनस 1 का होल q, तो q तो ये कटेगा ही बेचारा, ठीक है, कटेगा, तो बचेगा क्या, तो x² ही बचेगा। चलिए आगे देखते हैं एक बार। चलिए आगे कह रहा है कि x², रुकिए थोड़ा इसको क्या किया जाए, देखिए x² माइनस 4√x प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है 14, तो देखिए यहीं पे ये क्या हो गया बेचारा, कट गया। क्यों, क्योंकि ये रूट में x आ गया, इसलिए ये बहुपद होगा ही नहीं। जब बहुपद नहीं होगा तो समीकरण कैसे बनेगा, तो द्विघात समीकरण ही होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, ऑप्शन सी में देखिए ये बट्टा में x है, अतः ये भी क्या हो जाएगा जी, बहुपद नहीं होगा, और जब बहुपद नहीं होगा तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये डी ऑप्शन देखिए ये बट्टा में x² है, अतः ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण का आप लोग डेफिनेशन पढ़े हैं कि जो चर का जो घात होना चाहिए वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, और पूर्ण संख्या कभी माइनस में होता है, नहीं होता है। अतः ये सब ऑप्शन कट गया, यानी हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल पढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो सवाल है ये कह रहा है, नेक्स्ट जो सवाल है ये सवाल कह रहा है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल कर रहा है समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है।
कह रहे विच टर्म ऑफ द AP 80 76 72 68 डैश डैश इज जीरो, यानी जीरो कौन सा पद होगा। तो इस ऐसे प्रश्न को हल करते समय आपको ये ध्यान देना है। देखिए देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि ए जो है, ए कितना है जी, तो ए बराबर 80 है। डी क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, तो यानी क्या, यानी क्या होगा 76 माइनस 80, यानी कि 4 हो जाएगा। माइनस की संख्या अधिक है इसलिए -4 होगा। इसके बाद करे कौन सा पद जीरो होगा, यानी an का ही वैल्यू कह रहा है क्या होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। हमको बताना क्या है जी, तो n बताना है। फॉर्मूला कौन से लगाएंगे, तो वही लगाएंगे 0-1 इंटू डी बराबर 0। सबके जगह पर हम लोग वैल्यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 80 है प्लस n पता ही नहीं है, डी के जगह पर लिखेंगे -4 और बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 0। अब क्या कीजिएगा, ये 80 जो है, ये 80 पहले उधर लेकर चले जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा 1 - 1 इंटू -4 बराबर, अब ये प्लस में है 80 उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, और n-1 और ये देखो गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कटिएगा तो ये कटेगा कितना से, 4 दूना 8 यानी कि एगो 0 20 हो जाएगा। और यहाँ से और आगे ले जाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा n-1 बराबर 20, तो n बराबर क्या हो गया जी, तो 20 है, एक माइनस में है, एक उधर जाएगा तो प्लस में, अतः हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि हमारा आंसर 21 किस में है, तो 21 हम देखते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 21 किस में है जी, ऑप्शन 21 बी में है। ऑप्शन 21 किस में है जी, तो बी में है। तो हमारा आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रहा है। तो चलिए एक और इसमें प्रश्न है, इसको देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया है 6 - 4n तो इसका सार्वंतर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और देखिए इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए हुआ है तो यहाँ पर n के जगह पर 1 रखिएगा तो पहला पद निकलेगा, -4 गुने 1 रखिएगा तो a1 निकलेगा, यानी कि 6 - 4 बराबर क्या हो गया जी, तो 2 हो गया a1। फिर अब 6 - 4 और 2 रखिएगा तो ये आपका क्या निकलेगा, a2 निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 माइनस ये 4 दूना 8 यानी कि a2 निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा जी, तो आपका होगा माइनस ये हो गया -2, तो a2 का वैल्यू आ गया -2। अतः आप अब क्या कर सकते हैं, तो अब आप कर सकते हैं ये कि अब देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि d बराबर क्या होता है, तो a2 माइनस a1 होता है। अब यहाँ से a2 के जगह पर अब क्या लिखिएगा, तो -2, a1 के जगह पर क्या लिखिएगा, तो a1 आया है 2, तो 2 तो कितना आंसर हो गया -4। तो अतः हमारा आंसर भी हो गया जाएगा क्या, -4। तो -4 कौना में है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी -4 है। अतः हमारा आंसर हो गया -4।
आई होप कि आपको इतनी सवाल जिस तरह से हम हल किए हैं इस तरह से आप भी अब हल करना सीख गए होंगे। आप इसको बार बार 1-2 बार देखिए, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जब भी पढ़ने बैठिए तो उस समय कलम कॉपी लीजिए और जो महत्वपूर्ण लगे, जो तरीका आपको ज़्यादा लगे कि हम कभी भूल जाएंगे तो उसको आप नोट कर लीजिए ताकि आप फिर कभी रिवीजन कर सकते हैं। तब तक इस सीरीज में आप बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। और फिर इसके आगे का जो प्रश्न होगा हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।